हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न है इसकी करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की चल रही है। तो इन्वायरमेंट की दो टॉपिक बची हुई है, आज हमें इसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखेंगे अंटार्कटिक की ओजोन होल एंड सेकंड देखेंगे मैराइन हीट वेव्स। तो इन दोनों आर्टिकल के बारे में देखते हैं। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अंटार्कटिक ओजोन होल से ऑलरेडी यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करने के बाद आंसर भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2011 में आया है। यहाँ पे आप देखो कि पूछा जा रहा है कि जो रेड डेटा बुक है आईयूसीएन के द्वारा जो पब्लिश किया जाता है, इसमें किसके लिस्ट होते हैं? क्या फर्स्ट एंडेमिक प्लांट या एनिमल स्पीसीज जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में प्रेजेंट होते हैं, या फिर थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, या फिर प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ में है। तो आईयूसीएन की रेड डेटा बुक में क्या यहाँ पे पब्लिश किया जाता है ये आपको बतानी है। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ओनली। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बट कौन सी करेक्ट है ये आपको बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है ये कि जो ओजोन होल का फॉर्मेशन है अंटार्कटिक रीजन में, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो क्या रीज़न हो सकता है जिससे कि ये होल की फॉर्मेशन हुई है? तो आइए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस, या फिर इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसके कारण होल हो गया है, या फिर प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट, या फिर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड और इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। थर्ड है एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड और इनफ्लो ऑफ मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फोर्थ है कि टेम्परेचर बढ़ जाना पोलर रीजन में क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो आपको बताना है कि ये ओजोन होल की जो कंसर्न है हमारा फॉर्मेशन जो हो रहा है अंटार्कटिक रीजन में, इसमें क्या रीज़न हो सकता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल, उसके बाद आपको इसका आंसर उसी से मिल जाएगा। तो बात करें हम लोग अंटार्कटिक ओजोन होल, तो ये बहुत पुरानी टॉपिक है, बट अभी हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा गया है कि जो अंटार्कटिक ओजोन होल है ये वन ऑफ द डीपेस्ट लार्जेस्ट हो गया है 40 ईयर्स में, जो कि आज के दिन में आपको क्लोज देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा डीप हो गया था, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट हो गया था, लेकिन आज के डेट में ये क्लोज हो रहा है। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं। कहा जा रहा है कि ओजोन होल जो अंटार्कटिक वाले रीजन में वो हील हो रहा है। तो जो फॉर्मेशन है ओजोन होल का अंटार्कटिक में, वो एक एनुअल अकरेंस है, एक साल में देखने को मिलता है, और इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है लास्ट 40 ईयर्स से, यानी कि 4 डिकेड से इसको देखा जा रहा है। इस साल जो है ओजोन होल अगर अंटार्कटिक में देखें तो ये मिड अगस्त में आपका फॉर्म हुआ है, ग्रो हो रहा है, और अर्ली अक्टूबर 2020 में ये पिक पे हो गया था। इस टाइम आप देखो तो एक्सपेंशन जो है होल का, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेबल और जो कोल्ड पोलर वर्टेक्स है उसके कारण ये होल और ज़्यादा बढ़ते गया है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है ओजोन लेयर का, वो यहाँ पे और ज़्यादा ठंड हो गया है। तो अंटार्कटिक रीजन में आप जानते हो कि पूरी तरीके से ठंड है, वहाँ पे आइस शीट्स होते हैं। तो इस तरीके का पोलर वर्टेक्स जो हमें पोल में देखने को मिलता है, क्या है पोलर वर्टेक्स अभी हम लोग देखेंगे। तो उसके कारण भी जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड ठंडी टेम्परेचर वहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे इससे क्या होता है ना कि जो ओजोन डिप्लीटेड एयर है अंटार्कटिक के ऊपर, उसको ये प्रिवेंट करता है कि वो ओजोन रिच एयर जो हायर एल्टीट्यूड में है ना, उन दोनों को मिक्स होने में ये रोकता है। इट मीन्स कि ये जो ओजोन लेयर है, इससे क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो ओजोन डिप्लीटेड एयर है, यानी कि एयर में ऐसी कुछ चीज़ें मिली हुई है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ओजोन लेयर को ख़राब करते हैं, ओजोन लेयर में होल पैदा करते हैं, और साथ ही ओजोन रिच एयर भी होते हैं जो कि ओजोन लेयर को होल होने से बचाते हैं। तो जो होल होने से बचाते हैं और जो होल होते हैं, होल होने देते हैं, इन दोनों एयर को मिक्स करने से ये रोकता भी है। ठीक है, अब देखते हैं कि पोलर वर्टेक्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग ओजोन होल को समझेंगे। तो पोलर वर्टेक्स एक तरीके का लो प्रेशर एरिया है, और इसमें आप देखो कि जो कोल्ड एयर है, जो ठंडी हवा है ना, वो पोलर रीजन में आपका सर्कुलेट होती है। तो इस तरीके से हमारा अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो ये हमारा पोलर रीजन होता है। तो इस पोलर रीजन में जो ठंडी हवा बहती है उसको हम लोग पोलर वर्टेक्स कहते हैं, और ये हमेशा आपका पोल में होता है। समर के टाइम में ये वीक हो जाता है, लेकिन ठंड के टाइम में ये और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। चलिए अब इस फिगर में आप समझिए पोलर वर्टेक्स क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या होती है। ये आप देखो, ये विंटर सीजन का है, ये समर सीजन का है। ठीक है, समर सीजन में भी आप टाइम देख लो, मार्च टू जून कहा जा रहा है। अब यहाँ पे समझते हैं पहले विंटर सीजन में, ठंड के मौसम में क्या होता है कि ये पोलर वर्टेक्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये पोलर रीजन है, ये आपका नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे पोलर रीजन है,
और जब स्ट्रॉन्ग होता है पोलर वर्टेक्स तो किसके कारण होता है, स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम के कारण होता है। अब ये जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, जेट स्ट्रीम आपका जैसे हवा है ना, विंड है, वैसे ये हाई स्पीड विंड होती है, लेकिन ये आपका हायर एल्टीट्यूड में ये मूव करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम है, और ये स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम ही है जो कि इस तरीके का पोलर वर्टेक्स में ये आपका ठंडी हवा को घुमाने में और ठंडी हवा को स्प्रेड करने में ये हेल्पफुल होता है। वहीं अगर हम लोग समर टाइम में देखें या स्प्रिंग टाइम में देखें, तो यहाँ पे जो पोलर वर्टेक्स है वो वीक पड़ जाता है। वीक पड़ने का क्या रीज़न होता है, वीक पड़ने का रीज़न होता है कि जेट स्ट्रीम वीक पड़ जाता है, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। और स्पीड जो स्लो होती है उसके साथ साथ क्या हो जाता है कि ये जो एयर है ना वो आप देखो एक्सपेंड करने लगता है। यानी कि पहले तो ये इसी रीजन तक यहाँ पे स्टिक था, लेकिन धीरे धीरे ये आप देखो कि इस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ, साउथ की तरफ आता है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि पोलर वर्टेक्स में जो आपका जेट स्ट्रीम है वो एक्सपेंड करता है और वो साउथ की तरफ आता है, तो किस सीज़न में आता है, क्या वो विंटर में आता है या समर में आता है, या फिर उस समय क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पोलर वर्टेक्स होता है, या फिर इस चीज़ को हम लोग वीक पोलर वर्टेक्स कहते हैं। तो जब एयर इस एक्सपेंड होकर साउथ की तरफ आने लगे तो इसको हम लोग कहते हैं, ये ठंडी हवा पोलर रीजन से यहाँ आता है, और गर्म हवा जो है इक्वेटर से ये पोलर रीजन में जाता है। तो ये आपका समर रीजन में देखने को मिलेगा जहाँ पे पोलर वर्टेक्स वीक हो जाता है। अब रही बात जेट स्ट्रीम की, तो जेट स्ट्रीम भी आपका दो तरीके का होता है। एक आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, यस, एक आपको देखने को मिलेगा कि ये जेट स्ट्रीम है, ये आपका मिड लैटिट्यूड में एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है। और जेट स्ट्रीम की मूवमेंट भी आप देख सकते हो, इस तरीके से ये पूरा मूव करता है, जिसके कारण आपको बहुत सारे कॉजेज़ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लो कि ये आपका इक्वेटर है, इसके ऊपर जो है ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, और ये पोलर जेट स्ट्रीम है। तो पोलर जेट स्ट्रीम है जिसके कारण जो है पोलर वर्टेक्स देखने को मिलता है, और ये एक तरीके का पोलर जेट स्ट्रीम जो है वही यहाँ पे पोलर वर्टेक्स को रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसके कारण पोलर वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि वर्टेक्स, वर्टेक्स कहने का मतलब है कि काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे एयर का जो फ्लो है, आप अगर क्लॉकवाइज फ्लो देखते हो तो ऐसे होता है, ठीक है, ये काउंटर हो रहा है, यानी कि इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इसका जो आपका डायरेक्शन है ना फ्लो का, तो वो आपका उल्टा हो जाता है, इसलिए काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो होता है, इसलिए हम लोग इसको वर्टेक्स कहते हैं। और ये इसके कारण आप देखो कि जो कोल्ड एयर है ना वो आपके विंटर के टाइम में वो स्टिक रहता है पोलर रीजन में। स्ट्रॉन्गर जो पोलर वर्टेक्स है ये आप देखो कि इसमें ठंडी ज़्यादा रहती है, वहीं अगर वीकर वन देखें तो यहाँ पे आपका आउटबर्स्ट हो जाता है मिड लैटिट्यूड में। ये जो आपका वर्टेक्स है ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये नदर्न हेमिस्फेयर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट है। नदर्न हेमिस्फेयर में आपको कहीं ना कहीं ज़मीन देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं आपका सी होता है, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में आपको लैंड मास बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन सी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पोलर वर्टेक्स है वो आपको नदर्न हेमिस्फेयर में ही देखने को मिलता है। नदर्न हेमिस्फेयर में आप देखो तो दो रीज़न है लैंड सी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट का, जो कि एटमॉस्फेरिक वेव को जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है इस वर्टेक्स को। तो इतनी ध्यान रखनी है। सर्दर्न हेमिस्फेयर में आप देखो कि ये मच मोर सी है, जो कि कंटिन्यूस है हमारे अंटार्कटिक रीजन में, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पोलर वर्टेक्स की रेशियो हमें देखने को मिलती है कारण और सुनते भी है तो वो हमारे नदर्न रीजन में होता है, क्योंकि लैंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और सी का। लेकिन अंटार्कटिक वाले रीजन में सर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिर्फ सी है। ओजोन होल क्या है अब ये समझिए। हाँ, यहाँ पे भी फेजेस दिया गया है पोलर वर्टेक्स का, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया जो मैं अभी आपको डिस्क्राइब की हूँ। इसके अलावा आप देखते हैं कि ओजोन लेयर क्या होता है। ओजोन लेयर कुछ नहीं है, एक इस तरीके का आपका लेयर है, और एक कॉमन टर्म है जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन है, और ये पाया कहाँ जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। अगर बेसिक आप एनसीईआरटी पढ़े हो ज्योग्राफी की तो आपको पता होगा कि ओजोन लेयर जो है वो आपका ट्रोपोस्फेयर में भी पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी पाया जाता है, लेकिन ये हाई ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है और लो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। अब ये हाई ट्रोपोस्फेयर में जो पाया जाता है उसको हम लोग बैड ओजोन कहते हैं, और गुड ओजोन जो पाया जाता है वो लो स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में पाया जाता है। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज कि किस लेयर में ये पाया जाता है, तो इसलिए इसको गुड ओजोन कहते हैं, इसलिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि ओजोन लेयर कहाँ है, तो स्ट्रेटोस्फेरिक में है। ठीक है, अब ये आप लोग हाइट भी देख सकते हो कि हाइट कितना है, तो 10 to 50 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे है। ये एटमॉस्फेरिक ओजोन जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि इस लेयर का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि सूरज से निकलने वाले जितने भी रेज होते हैं उसमें से एक हार्मफुल रेज होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। तो यूवी रेज अगर ये हमारे ज़मीन पे पहुंच जाए तो इससे हमारे स्किन में, जानवरों के स्किन में और पेड़ पौधे में बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए ये अल्ट्रा वायलेट रेज को जो छन्नी जैसा छान देता है वो है हमारा ओजोन लेयर। तो इसलिए ओजोन लेयर का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब ओजोन लेयर में इस तरीके का होल हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है इस होल के थ्रू डायरेक्ट हमारे अर्थ सरफेस में आएंगे, और इसके कारण हमारी स्किन और जानवरों की स्किन जो है सब बर्बाद हो जाएगा। बहुत तरीके का यहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए ये हमारे त्वचा को बचाता है,
हमारे अर्थ को, पृथ्वी को बचाता है, इसलिए हम लोग ओजोन लेयर को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। अब ये ओजोन होल है, इट मीन्स कि स्ट्रेटोस्फेयर में एक रीजन है जहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशंस कम हो गई है, यानी कि एक्सट्रीमली कम हो गई है, यहाँ पे ओजोन लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का होल्स जो है पूरे पोल में आप देखोगे कि स्पॉटेड है, यानी कि दोनों पोल में जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसमें आपको इस तरीके का स्पॉटेड देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग ओजोन होल कहते हैं। ओजोन डिप्लीशंस अगर हम लोग नॉर्थ पोल में देखें तो ये बहुत कम है, वहीं अगर हम लोग देखें साउथ पोल में तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि नॉर्थ पोल में क्या है कि कभी आपको वार्म टेम्परेचर देखने को मिलता है, कभी कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिलता है, लेकिन साउथ में क्या है ना कि अधिकतर ठंडी ही टेम्परेचर होती है, जिसके कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है होल को और बढ़ाने में। ओजोन डिप्लीशन है, डिप्लीशन कहने का क्या मतलब है कि ओजोन होल हो रहा है, ओजोन लेयर बर्बाद हो रहे हैं। ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे पोलर वर्टेक्स के फॉर्मेशन से। जितना ज़्यादा पोलर वर्टेक्स फॉर्म होता है उसी तरीके से ये ओजोन डिप्लीशंस जो है उतनी ही तेज़ी से होता है। विंटर में क्या है कि टेम्परेचर अगर वर्टेक्स का देखोगे तो बहुत कम होता है, -78 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहीं अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड देखें तो वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये पोलर रीजन में भी एक आपका एक तरीके का स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण भी ये पोलर इस जिसके कारण भी हमें ओजोन डिप्लीशन देखने को मिलता है। अब ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस के लिए। इट मीन्स कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स है जिसके कारण ओजोन लेयर में होल हो रही है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये सारे गैसेस को रहने के लिए एक आपका एरिया, यानी कि बादल बन जाते हैं इस रीजन में। ये आपका जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे ऐसे बादल बन जाते हैं जिसमें कि ये सारे गैस जो है ना जाकर उसमें रहते हैं। तो जाकर इसमें रहते हैं यानी कि इनको एक घर मिल गया। तो घर मिल गया जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कह रहे हैं। इसमें जो है ये सारे गैस रहते हैं और ये गैस धीरे धीरे क्या करते हैं, ओजोन लेयर को जो है होल करने लगते हैं, ठीक है। अगर आप पोल में देखोगे तो ये जो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस है ये अटैच्ड है आइस पार्टिकल से हमारे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में। वहीं अगर सदर्न हेमिस्फेयर में हम लोग देखें तो स्प्रिंग सीजन जो कि अगस्त से अक्टूबर होता है, तो ओजोन होल अगर अंटार्कटिक में देखें तो ये बढ़ते जाता है सदर्न हेमिस्फेयर में। और मैक्सिमम कब होता है तो मिड अक्टूबर से मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक होता है। तो यानी कि ओजोन होल जब हमारा अंटार्कटिक रीजन में ज़्यादा बढ़ जाता है तो कब बढ़ जाता है, मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओजोन डिप्लीशन की बात करें तो ये बहुत स्लो डाउन हो जाता है जब टेम्परेचर आप स्ट्रेटोस्फेरिक में देखो तो ये राइज होने लगता है। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ओजोन डिप्लीशन जो है वो कम होने लगता है, यानी कि टेम्परेचर अप हो गया तो जो ओजोन में होल हो रहा था ये प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है। लेकिन वही बात है कि सदर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर अप होता नहीं है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि अंटार्कटिक रीजन में ओजोन होल जो है वो बढ़ते जाता है। फाइन, यही एक रीज़न है कि वार्मन टेम्परेचर जो है ना वो क्या करते हैं कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड है वो यहाँ पे गर्म टेम्परेचर के कारण कम फॉर्म होता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिसंबर ओजोन लेवल जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है, तो ऐसा भी बताया जा रहा है, ये चीज़ समझिएगा। अब समझते हैं ओजोन डिप्लीशन से ह्यूमन और इन्वायरमेंट का इसमें इफेक्ट क्या है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन है जिसके कारण आप देखोगे कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो यहाँ पे अर्थ सरफेस में आएगा, जिसके कारण ह्यूमन हेल्थ में ये आपका डैमेज करेगा। नेगेटिव इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो इससे स्किन कैंसर हो सकते हैं, आई कैटरैक्ट हो सकती है, ह्यूमन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकता है। इट मीन्स कि इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा वीक हो सकता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी अफेक्ट करेंगे, यानी कि जो पौधे हैं वो ग्रो नहीं हो पाएंगे अच्छे से, फूड चेन मेंटेन नहीं हो पाएगा, बायोकेमिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्वेटिक लाइफ आप देखोगे पानी के नीचे तो वो पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं अल्ट्रा वायलेट रेज से जो है एडवर्सली इम्पैक्ट होंगे। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो हमारे प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ये सारी बातें यहाँ पे आप लोग देखो कि इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है ओजोन लेयर का। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कॉपरेशंस भी है जो कि यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन लेयर है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक तो है वीना कन्वेंशन जो कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये डायरेक्टली आपसे स्टेट पीसीएस वगैरह कहीं से भी पूछा जा सकता है कि वीना कन्वेंशन ये किस चीज़ के लिए, तो याद रखना है कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए वीना कन्वेंशन है। इसको हम लोग 1985 में अडॉप्ट किए थे। और ये इसमें क्या था कि एक आपका फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे एफर्ट्स लाया गया था कंट्रीज़ के द्वारा कि ओजोन लेयर को वो प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके 2 साल के बाद हमने अडॉप्ट किया जो कि 1987 में है। और यहाँ पे वो सारे सब्सटेंस को यहाँ पे रखा गया है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, तो उनके रेगुलर प्रोडक्शन और कंजप्शंस को रोकने के लिए काम किया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो वो सारे सब्सटेंस कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता कहाँ से है,
तो जो भी आप लोग वाइट गुड्स अपने घर में इस्तेमाल करते हो जिससे कि इंटेंस कूलिंग आपको मिलता है, किससे किससे आपको इंटेंस कूलिंग मिलता है? एक तो हो गया रेफ्रिजरेटर जिसमें आपका कूलिंग होता है, ठंडा होता है, और दूसरी होती है एसी। अब इन दोनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं गर्मी में बहुत ज़्यादा, और इससे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और इसी के कारण जो आपको देखने को मिलेगा कि ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि सब्सटेंस को प्रोडक्शन से और कंजप्शन से रोकती है। थर्ड यहाँ पे किगाली एग्रीमेंट जो कि 2016 में किया गया था, और ये भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ही आगे है, जिसमें कि जो प्रोडक्शन और जो कंजप्शन था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, इसकी जो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लाया गया था। इट मीन्स कि एक एक करके समझिए, वेना कन्वेंशन लाया गया, उसमें क्या था कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो इसमें जो हार्मफुल आपका सब्सटेंस है उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। लेकिन जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसको कंजप्शंस को एकदम फेस डाउन कर देना है, तो उसके लिए किगाली अमेंडमेंट किया गया था। फिर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ओजोन सेक्रेटेरिएट है, जिसमें कि ये लाया गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जहाँ पे भी आप ओजोन लेयर के बारे में लिखोगे तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ों को वहाँ पे मेंशन ज़रूर करना। ठीक है। तो ये पूरी आर्टिकल रही हमारी ओजोन लेयर के बारे में, साथ ही साथ जो है पूरी तरीके से ये एक आपका ज्योग्राफी का वेल नोन टॉपिक है, और ये आपका ज्योग्राफी के ही अंदर आएगा, इसलिए इसका मैं नाम रखी हूँ ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट की कुछ टॉपिक है जो कि आपने अभी तक पढ़ रखा, लेकिन ये दोनों जो है मैराइन हीट वेव्स, ये सब आपको ज्योग्राफी टॉपिक में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मैम इस विजन आई इसके मैगजीन में ज्योग्राफी की टॉपिक नहीं होती है, बट इन्वायरमेंट के ही अंदर आपका ज्योग्राफी का भी टॉपिक रहता है, तो इसलिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक अलग से ज्योग्राफी हर एक मंथ की ले आती हूँ। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। सॉरी, ये है मैराइन हीट वेव। तो अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक स्टडी निकल कर आया है जिसमें ये बताया गया है मैराइन हीट वेव्स क्या होता है। पहले हम लोग बोलते थे कि लू चल रही है, जैसे ही टेम्परेचर अप हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस के बाद हम लोग कहते हैं कि बहुत गर्मी है, लू चल रहा है। ठीक है। लेकिन अब आप देखते हो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 45 डिग्री सेल्सियस तक, और कुछ कुछ तो ऐसे रीजन है राजस्थान वगैरह में जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो कि एक जगह है चूरू। चूरू हर साल फेमस होता है, इस बार भी न्यूज़ में आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता दी, आप ध्यान रखिएगा। चूरू आएगा जिसमें कि 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो इसको हम लोग लू नहीं बोलते, इसको हम लोग हीट वेव्स कहते हैं, और इस हीट वेव से बहुत लोगों की जान चली जाती है। ठीक है। और ये तो हो गया आपका धरती में सरफेस हीट वेव्स, लेकिन मैराइन हीट वेव्स कहने का मतलब है कि ओशन के अंदर भी हीट वेव्स है, यानी कि इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है कि पानी के अंदर तक जो है ना टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है। तो इसको हम लोग मैराइन हीट वेव्स कह रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ये बताया जा रहा है कि स्टडी के द्वारा कि आगे आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा इंटेंस होगा। तो देख लेते हैं एज़ पर द स्टडी, जो ओशन की लेयर है जिसको हम लोग ब्लैंकेट कहते हैं, ये 20 मीटर से 200 मीटर तक है, और ये थिनर होते जा रहा है हर एक साल, यानी कि ये आपका जो ब्लैंकेट है ना वो पतला होते जा रहा है। ये जो थिकर है इस साल दिस लेयर का, ये मोर होता जाएगा, जैसे कि ये बफर जैसा काम करता है। यानी कि आप लोग ओजोन लेयर मीन्स ओशन का लेयर आप देखते हो, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर से जो यहाँ पे टेम्परेचर आपका राइज होता है, तो पहले अंदर ऊपर की वाटर गर्म होती है, अंदर की वाटर ठंडी होती है। ठीक है। तो ये एक लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है अंदर की वाटर को गर्म होने से। अब समझते हैं कि मैराइन हीट वेव्स होता क्या है। हीट वेव्स जो कि ओशन में हो तो उसे हम लोग सिंपली मैराइन हीट वेव्स कहते हैं। इसको कहा जाता है कि सी वाटर टेम्परेचर जो है, अगर वो सीजनली आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एटलीस्ट 5 कंसेक्यूटिव डेज़ में 5 दिन लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ते ही जाए, तो हम लोग यहाँ पे इसको मैराइन हीट वेव्स कह देते हैं। और सक्सेसिव हीट वेव्स जो है, इसका गैप आपको देखने को मिलेगा 2 दिन या फिर इससे कम, तो इसको हम लोग यही बोलते हैं, हीट वेव्स ही बोलते हैं। ठीक है। जब ओशन का टेम्परेचर एक्सट्रीमली गर्म हो जाए और ये आपका कुछ दिन तक ये गर्म ही रहे, तो इससे आप लोग देखो कि काफ़ी मैराइन इकोसिस्टम और इंडस्ट्रीज़ पे जो है इम्पैक्ट होता है। मैराइन हीट वेव्स जो है आपका समर में और विंटर में ही देखने को मिलता है। क्या कारण होते हैं मैराइन हीट वेव्स का? तो सबसे पहला है कि ओशन करंट आप लोग देखते हो कि वार्म करंट होते हैं, कोल्ड करंट होते हैं, जो कि आपका वार्म वाटर के एरिया में भी आपका बिल्डअप होता है। एयर सी हीट फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा। वार्मिंग जो है वो ओशन सरफेस में एटमॉस्फेयर से होता है, ऑब्वियस है, गर्मी है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए देखने को मिलता है। ठीक है। विंड अगर आप देखोगे तो इससे क्या है, ओ ये ब्लू हो गया, यस, हाँ। तो विंड आप देखो कि ये भी यहाँ पे मीन्स जब गर्म हवा चलती है तो हीट वेव्स और ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ओशन वार्मिंग है,
तो ये भी हम लोग देखेंगे। इम्पैक्ट क्या है मैराइन हीट वेव्स का, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहे हैं। 2016 में बताया गया था कि मैराइन हीट वेव से, जो कि नदर्न ऑस्ट्रेलिया में है, इससे ब्लीचिंग होना स्टार्ट हुआ था। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के आपका ईस्टर्न पोर्शन में, नॉर्थ ईस्ट में आपको जो है ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगा, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कोरल रीफ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लीचिंग होने लगा था, यानी कि जो कोरल रीफ है अगर वो मरने लगे, डेथ हो जाए उनकी, तो उसको हम लोग ब्लीचिंग कहते हैं। साथ ही इकोसिस्टम स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है। इसमें आप लोग देखो कि यहाँ पे जो एनिमल्स है, रॉक एनिमल है, वो भी यहाँ पे अपने नॉर्मल रेंज से बाहर देखने को मिल रहा है। उनकी हैबिटाट रेंज जो है वो भी चेंज हो रही है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लॉसेस होती है फिशरीज वगैरह और एक्वाकल्चर में, और इको टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ में भी लॉसेस होती है, जिसके कारण किसी भी कंट्री की अगर यहाँ पे अर्थव्यवस्था इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बुरा इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ओशन वार्मिंग और मैराइन हीट वेव्स है क्या। जो ओशन आपका गर्म होते जाता है, वो भी आप देखो कि एक इक्वल रेट से नहीं, तो सी सरफेस टेम्परेचर, अगर इसकी टेम्परेचर आपका नियरली 0.6 डिग्री सेल्सियस से पर सेंचुरी अगर गर्म हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ओशन जो है वो गर्म हो रहा है। और ये वार्मिंग जो है, ये आप देखो कि जो मैराइन हीट वेव्स हैं उसकी लाइकलीहुड आपकी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि जो मैराइन हीट वेव्स है ना, वो बढ़ते ही जा रहा है इसके कारण। मैराइन इकोसिस्टम आप देखो कि सर्टेन कॉपिंग रेंज है इसका, और कुछ कंडीशंस को ये अडेप्ट करते हैं। मैराइन हीट वेव्स जो है ये एक एक्सट्रीम इवेंट है, जिसके कारण इकोसिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ हो रही है, यानी कि इकोसिस्टम बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए मैराइन हीट वेव्स के बारे में। और ये एक छोटी सी आर्टिकल थी जिसमें कि यही बताया जा रहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर में जो है इस तरीके का मैराइन हीट वेव्स की जो सिचुएशंस है वो और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेगी। और इसके कारण आपको पता है कि जो कोरल रीफ है हमारी, वो डेथ हो रही है, उनकी ब्लीचिंग हो रही है। बहुत सारे मैराइन्स एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे ओशन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैराइन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है, उनका हैबिटाट लॉस हो रहा है। तो ये सारे कुछ हमें नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज का ये एक इम्पैक्ट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, और हम लोग जो है एक समय लू बोलते थे, आज के डेट में हीट वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा ज्योग्राफी का लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग साइंस एंड टेक देखेंगे, तो कल आपकी मैं कोशिश करूँगी कि एक ही लेसन में आपकी साइंस एंड टेक भी कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशन है तो एंड कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।